Hello student, I am Baby Sharma, your public health teacher. Today we will discuss about the composition, power, function and jurisdiction of High Court। कि आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले इस लेसन में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में रीड कर चुके हैं। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय की रचना कैसी है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, उसके क्षेत्र अधिकार क्या क्या हैं। तो सारा कुछ आज हम उच्च न्यायालय के बारे में ही रीड करेंगे। आप बिल्कुल अच्छे से शुरू से और अंत तक वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। एक प्रकार से आप है तो लेसन ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही है, लेकिन ये जो उच्च न्यायालय ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चीज़ को देखें, समझें और लर्न करें। भारतीय न्याय व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त राज्य स्तर पर, जैसे देखो संवाद में मैंने आपको बताया था कि एक केंद्र स्तर होता है, एक राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय आ गया अपना, ठीक है। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में है। और राज्य स्तर पर क्या आ गया? उच्च न्यायालय। तो इसकी व्यवस्था की गई है। भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो इस राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जो प्रत्येक राज्य, जैसे 28 राज्य हैं तो ये कह रहे हैं कि 28 होंगे, बट कई कुछ एक स्टेट को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। जैसे अपना ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, हरियाणा और पंजाब। इसका उच्च न्यायालय इन दोनों को मिलाकर एक ही है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक होता है कि अलग उच्च न्यायालय हो। संविधान के अनुच्छेद 231 में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि संसदीय कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है, जैसे हमारा पंजाब और हरियाणा। तो उदाहरण के तौर पर इसने अपना ही लिया है कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको राइट करवाया हुआ है। तो चंडीगढ़ क्या है? इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं। तो इन तीनों को मिलाकर इनका एक हाई कोर्ट बना दिया गया है, वो बनाया गया है चंडीगढ़। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके अधीन 7 राज्य आते हैं। अकेला गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय ऐसा है जिसके अंदर 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय की रचना। जिस तरह से हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा कितने न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले इसमें जब ये बना तब कितने थे न्यायाधीश और अब कितने हैं, वैसे ही हम उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो उच्च न्यायालय में आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो वो चंडीगढ़ में है, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो भारत के न्यायिक संगठन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तो निश्चित की गई है, परंतु राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय जब बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उसी टाइम
सर्वोच्च न्यायालय भी बन चुका था और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और अब वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। बट उच्च न्यायालय में ऐसी न्यायाधीशों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और उतनी ही संख्या में अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो ये एक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जिनको नियुक्त करना उचित समझे, बस उसके अकॉर्डिंग ही उच्च न्यायालय है। और एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है। जैसे पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 68 है। कार्य की अधिकता के कारण कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश देखो ये होते हैं कि जब उच्च न्यायालय में कोई काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो अन्य जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। यानी कि उस काम को पूरा करवाने के लिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे करता है, वो चीज़ है इसमें। तो संविधान के अनुच्छेद 217 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। परामर्श यानी कि सलाह लेता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उपर्युक्त दोनों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय। तो और जब अन्यों की नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल से, और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसने चूज किया है तो उसकी सलाह वो लेता है। 28 अक्टूबर 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ के निर्णय के अनुसार, पीठ ये होती है कि जब जज बैठे होते हैं, कोई फैसला उन्होंने लेना होता है, कोई परामर्श देना होता है, तो इकट्ठे मिलकर वो करते हैं। तो कई जज उसमें बैठते हैं, तो उनकी संख्या को ही पीठ कहा जाता है, उनकी बैठक को कह लीजिए। के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के परामर्श देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से भी सलाह करेगा। तीनों की सामूहिक राय ही राष्ट्रपति को दी जाती है और इन्हीं की राय को राष्ट्रपति द्वारा प्रमुखता दे दी जाती है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। न्यायाधीश भी अन्य 2 वरिष्ठ अन्य अधिकारियों से भी सलाह करेगा और फिर राष्ट्रपति को सलाह देगा। उसके पश्चात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की और न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश का दूसरे राज्यों से होना, कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं की गई है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, परंतु 15 जुलाई 1986 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के न होकर अन्य राज्य से होने चाहिए, तथा विधि आयोग ने भी इसी प्रकार की सिफारिश सरकार को दी है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो संबंधित उसी राज्य से नहीं होने चाहिए बल्कि और राज्य से होने चाहिए। तो ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। उसके पश्चात है न्यायाधीशों का संतानांतरण। संतानांतरण होता है एक जगह से बदलकर जब किसी व्यक्ति को दूसरी जगह पर भेज दिया जाए। तो 1998 को सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक परामर्श के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संतानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश,
और 2 संबंधित राज्यों जिसमें न्यायाधीश का संतानांतरण किया जा रहा है तथा दूसरा वहाँ से संतानांतरण किया जाना है कि मुख्य न्यायाधीशों को सामूहिक परामर्श पर ही किया जाता है, यानी कि ये भी सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति को ये लगता है ना कि किसी मुख्य न्यायाधीश का संतानांतरण करना है, यानी कि चेंज करना है उसको एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम, 2 और उसी राज्य से संबंधित न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, तब जाकर वो उस न्यायाधीश का संतानांतरण दूसरी जगह पर करता है। नेक्स्ट है योग्यताएं, कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसकी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। एक तो वो भारत का नागरिक हो। देखो सर्वोच्च न्यायालय में भी यही बात थी कि वो भारत का नागरिक हो, तो इसमें भी वही है, तो यानी कि सेम कंडीशन है। वह भारत के राज्य के एक क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, यानी कि वकील के रूप में काम कर चुका हो। वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुका हो। तो ये योग्यताएं उसके अंदर जरूरी हैं। नेक्स्ट है इसमें वेतन तथा भत्ते, कि इनको क्या वेतन मिलता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी सूची में निश्चित किया गया है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.50 मासिक मिलता है एंड अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं, और उसके रिटायर के पश्चात इनको पेंशन भी दी जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाती है। जो इनका वेतन है यानी कि इनको जो सैलरी दी जाती है वो संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि संसद के पास होती है और वहाँ से इनको पैसे दिए जाते हैं, मतलब सैलरी दी जाती है। इनके वेतन तथा भत्ते को इनके कार्यकाल के दौरान केवल वित्तीय आपात के समय को छोड़कर कभी कम नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको जो वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं उनको कभी कम नहीं किया जा सकता। बट जब वित्तीय काल आ जाए, वित्तीय काल यानी कि पैसे से लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए देश के अंदर, क्योंकि 3 तरह के संकटकालीन स्थितियां थी जो राष्ट्रपति लगाता है, तो 360 एक अनुच्छेद है, उसके अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल की स्थिति की जब घोषणा होती है, देश पर कोई संकट आ जाता है वित्त के मामले से, वित्त मीन्स होता है पैसा, उस मामले पैसे के मामले से रिलेटेड किसी प्रकार की जब कोई समस्या आती है तो राष्ट्रपति इनके वेतन और भत्तों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इनके वेतन और भत्तों को कभी कम नहीं किया जा सकता। यही कंडीशन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए थी और यही सेम कंडीशन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हैं। नेक्स्ट है वकालत करने की मनाही। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अर्थात सेवा मुक्त यानी कि रिटायर होने के बाद वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में किसी ने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, वहाँ से रिटायर हो गया वो, तो उसी न्यायालय में वो दोबारा काम नहीं कर सकता। इनके कहने का अभिप्राय यही है कि जहाँ से एक बार वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुका है तो दोबारा वहाँ पर वकालत वो नहीं कर सकता। कार्यकाल कि इनका टाइम कितना होता है, तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय का टाइम तो मैंने आपको बताया था, न्यायाधीश का 65 की एज होती है, तो इनकी एज होती है 62 की, उनसे 3 कम, तो इनकी एज क्या होती है 62। इससे पूर्व वे निम्न स्थितियों में त्याग पत्र भी दे सकते हैं। त्याग पत्र यानी कि अपने पद से ही इस्तीफा दे देना। यदि वह स्वयं त्याग पत्र दे दे तब वो हट सकता है। देखो हटने की प्रक्रिया वो बताई जा रही है कि ये कब तक अपने पद पर रह सकते हैं।
या तो 62 की एज तक रहेंगे कि जब तक इनकी 62 की एज नहीं हो जाती तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, या फिर वो स्वयं त्याग पत्र दे दे कि नहीं मैं तो काम ये करना ही नहीं चाहता न्यायाधीश का, मैं तो त्याग पत्र दे रहा हूँ, तब वो हट जाएगा। या फिर राष्ट्रपति उसे उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दे या किसी अन्य न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दे। यदि संसद के दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, अपने अपने कुल सदस्यों के बहुमत के साथ तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ किसी न्यायाधीश पर अयोग्यता या दुर्व्यवहार के आधार पर प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है। देखो संसद के हैं ना 3 होते हैं पार्ट, लेकिन जब हमसे सदन की पूछी जाए तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अगर ये इनके कुल सदस्य संख्या, ठीक है, और वहाँ मतदान करने वाले जो उपस्थित लोग हैं वो और जो मत देंगे वो लोग कुल मिलाकर 2/3 बहुमत से पारित कर दें और कह दें कि इस उच्च न्यायालय का ये न्यायाधीश अयोग्य है, ये इस पद के लायक है ही नहीं है, या फिर इसने अपने पद का दुर्व्यवहार किया है, दुरुपयोग किया है उस चीज़ का, इसने उचित न्याय नहीं किया है, किसी भी प्रकार की मतलब समस्या है इनको, और ये बहुमत से पारित हो जाए तो ये राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति को लगता है कि ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बहुमत से ये पारित हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर पारित किया है इसको, तो वो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। तो इस तरह से ये हटाने की प्रक्रिया होती है। या फिर वो स्वयं त्याग पत्र दे दे कि नहीं मैं तो अपना पद छोड़ रहा हूँ, तब उसके हटने की प्रक्रिया, या फिर किसी दूसरे न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाए, या फिर उसका किसी और न्यायालय में उच्च पद पर, जैसे अब उच्च न्यायालय में काम कर रहा है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के रूप में काम करे। तो इस तरह से है उसके हटने की ये प्रक्रियाएं। एक पॉइंट रहता है हमारा पद की शपथ, कि संविधान का जो अनुच्छेद 2019, जब भी कोई पद किसी को मिलता है तो उस पद की शपथ दिलाई जाती है उसको, ताकि वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सके। हालांकि देखो ये अपनी आत्मा से होती है बात, अपने मन से होती है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जो कार्य करते हैं उसके एक शपथ लेते हैं। जैसे आप भी स्कूल में आते हो तो शपथ लें कि हाँ हम अच्छे नंबर से पास होंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, अपने माँ बाप, अपने स्कूल, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। तो एक प्रकार से ये शपथ होती है, और उस शपथ के प्रति कुछ लोग इतने ज़्यादा वो हो जाता है उनके मन में कि हाँ मैंने ये शपथ ली है, हाँ मैंने ये कसम खाई है, मैं तो ये काम करके हटूँगा, तो वो वाली चीज़ होती है एक प्रकार से। तो आप भी शपथ लें कि हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 219 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में पद व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। देखो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेगा वो राष्ट्रपति के सम्मुख लेता है। राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके सम्मुख ले लेता है। बट जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, नियुक्ति तो दोनों में राष्ट्रपति ही करेगा, बट शपथ यहाँ पर उच्च न्यायालय वाले को राज्यपाल दिलवाएगा जो उस राज्य से संबंधित है। या फिर राज्यपाल ने कोई अधिकारी नियुक्त कर रखा हो कि वो खुद उपस्थित ना हो पाए कई बार, तो फिर वो अधिकारी इनको शपथ दिलाता है। तो आज हमने इसमें उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा कि उच्च न्यायालय में किस तरह से न्यायाधीश हैं, कैसे कैसे उनके वेतन हैं, कैसे उन्हें भत्ते मिलते हैं, कब कम किया जा सकता है, और ये अनुच्छेद आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इन अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर अपना राइट करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बिल्कुल ईजी है हमारी बुक, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज इसके अंदर यूज नहीं हो रखी। तो इसको अच्छे से लर्न करें, समझें। एक पॉलिटिकल है ये चीज़, और पॉलिटिकल में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय वैसे भी रहते हैं, तो आप भी इसमें एक्टिव रहें और अच्छे से इसको पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके शक्तियाँ, इसके कार्य या अधिकार क्षेत्र, एक ही क्वेश्चन बनता है वो,
इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। तो देखो, जो कार्य है वो अपनी शक्ति ही होती है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही आती हैं सारी चीज़ें। तो इस टाइप से अगर लर्न करो, कुछ बच्चे हैं ना कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन, मैडम जी आपने शक्ति करवाई थी, अधिकार क्षेत्र नहीं बताए। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, सारी चीज़ें एक ही हैं। मैं आपको ये बार बार राइट भी करवाती हूँ बातें, तो इसको अच्छे से आप लर्न करें। यही होमवर्क है आपका कि आज उच्च न्यायालय के बारे में अच्छे से पढ़ें। ओके।